दोस्तों, क्या कोई इंसान किसी के प्रेम में इस हद तक अंधा हो सकता है कि जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हो, उसी को हमेशा के लिए खामोश कर दें और उसके बाद जो किया उसने वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा शख्स जो मंदिर में भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था एक बेहद भयंकर खेल। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 1300 क्राइम एपिसोड्स देखकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दास्तान की जहां एक पुजारी ने पहले दोस्ती की, फिर साथी बनाया और आखिर में एक ऐसा गलती कर बैठा जिसने 4 साल बाद उसका सारा सच सामने ला दिया। इसी कहानी को शुरू से समझते हैं ताकि आप जान सके कि आखिर एक इंसान इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। चलिए चलते हैं जुलाई 2019 में। उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव है राजेश मन। वहाँ एक पुराना हनुमान मंदिर था जहाँ 36 साल का राहुल राजवंश पूजा पाठ का काम करता था। राहुल के पिता उस मंदिर के बड़े पुजारी थे और उनके आसपास के इलाके में बड़ा नाम था। लेकिन उन्हें हमेशा एक चिंता सताती थी। राहुल 36 साल का हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी। शादी के लिए कहीं रिश्ते देखते गए पर बात कहीं नहीं बनी। राहुल अपना ज़्यादातर समय मंदिर के कामों में ही निकालता था और बाकी दुनिया से उसका लेना देना बहुत कम था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि उनके पिता को लगता था कि बेटा कब अपनी ज़िंदगी में सेटल होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जुलाई की एक सुबह इस परिवार की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। जुलाई 2019 की एक सुबह मंदिर में हर रोज़ की तरह भक्त आ जा रहे थे। राहुल सभी को प्रसाद बांट रहा था। तभी उसकी नज़र मंदिर के एक कोने में बैठी एक महिला पर गई। वो महिला अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी लाचारी और गम था जो कोई भी साफ देख सकता था। राहुल से रहा नहीं गया। वो उसके पास गया और पूछा कि क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जब उसने ध्यान से देखा तो उस महिला का चेहरा और आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। रोते हुए उसने अपना नाम भानुप्रिया बताया। भानुप्रिया ने रोते हुए जो दास्तान सुनाई, उसे सुनकर राहुल का दिल पिघल गया। भानुप्रिया ने बताया कि 2 दिन पहले उसके पति ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसे और दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। उसके पास ना कोई पैसा था और ना ही कोई ठिकाना। वो 2 दिनों से भटक रही थी। राहुल को उस पर बहुत तरस आया। उसने सबसे पहले उन्हें खाना खिलाया और मंदिर के पास ही एक सेफ जगह पर रुकने का इंतज़ाम कर दिया। 2 दिन तक राहुल ने उनकी देखभाल की और जब उन्हें जाना था तो बच्चों के लिए ज़रूरी सामान भी खरीद कर दी। भानुप्रिया वहाँ से चले गई, लेकिन राहुल के दिमाग से उसका चेहरा नहीं निकला। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। कुछ महीने बीत गए और एक दिन भानुप्रिया दोबारा उसी मंदिर में आई, लेकिन इस बार वो अकेली थी। उसके दोनों बच्चे उसके साथ नहीं थे। वो मंदिर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी।
राहुल तुरंत उसके पास गया और पूछा कि इस बार क्या हुआ और आपके बच्चे कहाँ हैं। भानुप्रिया ने रोते हुए बताया कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है और कोर्ट में बच्चों की कस्टडी पति को दे दिया है। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी हैं। ये सुनकर राहुल के अंदर एक अजीब सा प्रोटेक्शन का भाव जाग उठा। राहुल ने बिना कुछ सोचे भानुप्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम अकेली नहीं हो, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस जगह पर रहें तो तुम्हारा बीता हुआ कल और ये समाज हमें कभी शांति से जीने नहीं देगा। भानुप्रिया भी उस वक्त बहुत कमज़ोर थी। उसने राहुल की बात मान ली। एक ऐसा लड़का जिससे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया था, वो अचानक अपने पिता, अपना मंदिर और अपना गांव छोड़कर एक ऐसे लड़की के साथ निकल गया जिससे वो ठीक से जानता भी नहीं था। यहाँ से दोनों उदयपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर अमृतनगर के इलाके में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और आसपास के लोगों को बताया कि वो पति पत्नी हैं। राहुल घर से जो थोड़े बहुत पैसे लाया था और भानुप्रिया के जो गहने थे उन्हें रखकर उसने एक छोटा सा टी पाउडर का बिजनेस शुरू किया। राहुल बहुत मेहनत करता था और भानुप्रिया को बहुत खुश रखता था। शुरुआत के 2-3 साल उनकी ज़िंदगी बहुत हसीन चल रही थी, लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं है और प्रेम जितनी जल्दी होती है उतनी ही जल्दी बदलाव भी आने लगते हैं। राहुल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लगता था कि भानुप्रिया बहुत सुंदर है और वो उसे इतना चाहता है कि अगर वो उसे छोड़कर चले गई तो वो जी नहीं पाएगा। पहले ये डर था, पर धीरे धीरे ये डर एक पॉसेसिवनेस में बदल गया। शुरुआत में भानुप्रिया को अच्छा लगता था कि कोई उसे इतना चाहता है, लेकिन जब ये पॉसेसिवनेस एक जुनून बन गई तो ये रिश्ता दम तोड़ने लगा। राहुल ने सबसे पहले भानुप्रिया को उसके रिश्तेदारों से बात करने से मना कर दिया। फिर धीरे धीरे उसे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। उसे लगता था कि अगर भानुप्रिया किसी और से बात करेगी तो वो उसे छोड़ देगी। ये जुनून इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अगर भानुप्रिया खिड़की से बाहर भी देखती तो राहुल खिड़की को बंद कर देता था। उसने भानुप्रिया का मोबाइल फ़ोन भी अपने पास रख लिया। वो सुबह जब काम पर जाता था तो फ़ोन लेकर जाता था और शाम को आने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने सामने फ़ोन चलाने देता था। भानुप्रिया के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खामोश रहती थी। लेकिन इसी तनाव की वजह से उसकी एक पुरानी बीमारी दोबारा उभर गई। भानुप्रिया को बचपन से एपिलेप्सी यानी दौरा पड़ने की बीमारी थी। जब तनाव ज़्यादा होता था तो उसे दौरे आने लगते थे और उसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता था। वक्त बीता और 2020 के शुरुआत में जब देश में एक बड़ी बीमारी चल रहा था, तब लॉकडाउन लगने की खबर आने लगी। एक दिन भानुप्रिया ने राहुल से कहा कि वो अपनी बहन से बात करना चाहती है ताकि जान सके
कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन राहुल ने साफ मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच पहली बार एक बहुत बड़ी बहस हुई। भानुप्रिया ने पहली बार राहुल के सामने अपना गुस्सा दिखाया। उसे लगने लगा था कि वो एक जेल में कैद हो चुकी हैं। जब सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, तब दोनों का घर से निकलना बंद हो गया। जो लोग पहले सिर्फ रात को मिलते थे, अब वो 20 घंटे एक ही कमरे में बंद थे। रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा। भानुप्रिया ने कहा कि हम अपने गांव वापस चलते हैं, वहाँ मेरी बहन हमारी मदद करेगी। पर राहुल ने गांव जाने से साफ मना कर दिया। एक झगड़े के दौरान गुस्से में आकर भानुप्रिया ने पास रखी एक प्लेट राहुल पर चला दी। राहुल को ये बात हजम नहीं हुई कि जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसने उस पर हाथ उठाया। राहुल ने भी पलटकर जवाब दिया। जिस घर में कुछ महीने पहले सच्चा प्रेम था, अब वहाँ सिर्फ नफरत और लड़ाई बची थी। लॉकडाउन के दौरान राहुल का एक ही पसंदीदा काम था, वो अपने मोबाइल पर सोनी लाइव पर आने वाला क्राइम पेट्रोल शो देख रहा था। उसने कई सालों से इस शो के हजारों एपिसोड देखे थे और उसे लगता था कि वो हर एक इन्वेस्टिगेटिव तरीके को समझ सकता है। फिर आई 12 मई 2020 की वो मनहूस रात। बाहर सन्नाटा था और लॉकडाउन। राहुल दिन भर बाहर किसी काम से गया था और थका हारा भूखा घर लौटा था। उसने आते ही भानुप्रिया को पूछा कि क्या खाना तैयार है, लेकिन भानुप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी थी। राहुल ने किचन में जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली थे। राहुल को गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं दिन भर थक कर आया हूँ और तुम्हें मेरे लिए एक वक्त का खाना तक नहीं बनाया। भानुप्रिया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊं? मैं तुम्हारे साथ आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी हूँ। बात इतनी बढ़ गई कि किचन में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक लकड़ी का पत्थर रखा था, जिसे टपकी कहते हैं। भानुप्रिया ने उसे उठाकर राहुल पर वार कर दिया। राहुल ने देखा और आगे बढ़ा और उसने वो लकड़ी का पत्थर छीनकर फेंक दिया। दोनों के बीच फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगे। उसी झगड़े के दौरान राहुल ने भानुप्रिया को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सिर दीवार से जा टकराया। दीवार पर खून से निशान छप गया और भानुप्रिया जमीन पर गिर गई। वो अभी जिंदा थी और तड़प रही थी, लेकिन राहुल के अंदर का इंसान मर चुका था। राहुल ने किसी को भी मदद के लिए भी ना बुलाया। वो सीधा गया और भानुप्रिया के ऊपर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया, जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए नहीं रुक गई। भानुप्रिया अब इस दुनिया में नहीं थी। राहुल वहाँ बैठकर हाँफ रहा था। जब गुस्सा शांत हुआ तो उसे डर लगने लगा। उसने पहले सोचा कि पुलिस को फ़ोन करके सरेंडर कर दें, लेकिन फिर उसे लगा कि उसका परिवार, उसकी इज्जत और उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजर जाएगी। तब उसने मोबाइल उठाया और 1300 क्राइम एपिसोड्स के नए और पुराने केसेस को दिमाग में दौड़ाना शुरू किया।
उसने सर्च किया कि बिना पकड़े गए घर के अंदर साथी के शरीर को कैसे छुपाया जाए। उसने सोचा कि अगर बाहर ले गया तो लॉकडाउन के वजह से पकड़े जाएगा, इसलिए जो करना है घर के अंदर ही करना होगा। राहुल ने सबसे पहले भानुप्रिया के शरीर को एक कबोर्ड के अंदर छुपाया और फिर अपने दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढने लगा। सबसे बड़ा सवाल था शरीर के खराब होने की बदबू को रोकना। दोस्तों, एक आम इंसान अचानक से एक शातिर दिमाग की तरह सोचने लगा था। अगली सुबह जब लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली तो राहुल बाजार गया और एक बड़े साइज का ब्लू कलर का प्लास्टिक ड्रम खरीद कर लाया। वो ड्रम लेकर घर आया और अकेले ही उसने शरीर को उस ड्रम के अंदर डालने की कोशिश की, पर जब वो ठीक से फिट नहीं हो रहा था तो उसने उसके हाथ पैर को फोल्ड करके जैसे कैसे अंदर डाल दिया। अब शरीर तो छुप गया था। आने वाले दिनों में बदबू को कैसा रोका जाए, इसके लिए उसने एक और शातिर तरीका निकाला। उसके घर के ठीक सामने एक नया अपार्टमेंट बन रहा था जो लॉकडाउन के वजह से रोका हुआ था, पर वहाँ सीमेंट और रेत पड़ी हुई थी। उसने रात के अंधेरे में वहाँ से सीमेंट और रेत चुराई। खुशकिस्मत से उस अपार्टमेंट के ज़्यादातर लोग पहले ही गांव जा चुके थे, इसलिए किसी ने भी उसे नहीं देखा। राहुल ने ड्रम के अंदर ब्लीचिंग और दूसरे केमिकल्स डाले और ऊपर से सीमेंट का कंक्रीट का गोला बनाकर डाल दिया। और सबसे हैरानी की बात, उसने उस सीमेंट में साम्रानी और अगरबत्ती का पाउडर मिक्स किया ताकि अगर कोई कमरे में आए तो उसे सिर्फ खुशबू मिले, बदबू नहीं। राहुल ने इस काम को इतनी सफाई से किया कि अगले 4 साल तक किसी को भानुप्रिया के गायब होने का अंदाज़ा तक नहीं हुआ। जब भी कोई पूछता वो ये कह देता था कि वो अपनी बहन के घर गई है। भानुप्रिया की बहन को शक ना हो इसलिए वो उसके फ़ोन से कभी कभी मिस कॉल दे देता और जब वो वापस कॉल करती तो फ़ोन नहीं उठाता था। यहाँ तक कि वो भानुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी कभी कभी लॉगिन करता और कोई पोस्ट डाल देता ताकि दुनिया को लगे कि वो जिंदा है और खुश है। इस तरह 3 साल और 1 महीना गुजर गया। लेकिन दोस्तों, गलती हर क्रिमिनल से होती है। राहुल टी पाउडर के साथ साथ एक गलत धंधे में पड़ गया था। वो कुछ लोकल लोगों से लीगल वेपन्स खरीदता और उन्हें टी पाउडर के पैकेट में छुपा कर बेचता था। एक दिन जब वो दोपहर को खाना खाने अपने कमरे पर आया तो उसे पूरे फ्लोर पर एक अजीब सी स्मेल आई। उसके फ्लोर पर रहने वाली एक महिला ने कहा कि राहुल, तुम्हारे घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। राहुल ने बात को घुमाते हुए कहा कि शायद सेप्टिक पाइप लीक हो गई है, मैं चेक करता हूँ। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के फर्श पर एक काले रंग का लिक्विड बिखरा हुआ था। दरअसल 3 साल बीतने के बाद जो केमिकल उसने डाला था उन्हें प्लास्टिक ड्रम के नीचे एक छोटा सा होल कर दिया था और वो खराब हो चुका था। लिक्विड फर्श पर बहने लग रहा था। राहुल बहुत डर गया था। वो कपड़ों से उसे साफ करने लगा।
तभी दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटाया गया। बाहर से आवाज़ आई, राहुल दरवाज़ा खोलो वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगा। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उस अपार्टमेंट के ओनर सत्यनारायण की थी। सत्यनारायण को जब स्मेल की कंप्लेंट मिली थी वो खुद चेक करने आए थे। राहुल ने डर के मारे दरवाज़ा खोला। सत्यनारायण अंदर आए और उन्हें फर्श पर बिखरा लिक्विड और वो ड्रम देख लिया। वो तुरंत समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने अपने फ़ोन निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन राहुल ने झटपट उनका फ़ोन छीन लिया। अब राहुल ने अपना रूप बदल दिया। वो पहले तो गिड़गिड़ाया, पर जब सत्यनारायण ने कहा कि मैं सबको बुलाऊंगा, तो राहुल ने अपने शातिर दिमाग चलाया। राहुल ने सत्यनारायण को उनका फ़ोन वापस देते हुए कहा कि आपको पुलिस को बुलाना है तो बुलाइए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये घर आपके नाम पर है। पिछले 3 साल से यहाँ एक शरीर छुपा हुआ था, आपने कभी चेक नहीं किया। जब पुलिस आएगी तो वो सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी बराबर का गुनहगार मानेगी और आपका ये अपार्टमेंट हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। कोई यहाँ किराए पर नहीं आएगा और आपका परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सत्यनारायण एक सीधे साधे इंसान थे। वो पुलिस के लफड़ों से डरते थे। वो राहुल के इस मानसिक जाल में फंस गए। राहुल ने उन्हें मैनिपुलेट कर लिया था और सत्यनारायण ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया था। उसी रात जब सब लोग सो गए तो दोनों ने मिलकर एक बड़ा हथौड़ा लिया और कंक्रीट के ड्रम को तोड़ दिया। उन्होंने अंदर से शरीर को निकाला और एक बोरी में भरकर अपार्टमेंट के बीच जो जंगल का इलाका था वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने उन शरीर को पेट्रोल डालकर उन्हें पूरी तरह जला दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। राहुल को लगा कि अब वो हमेशा के लिए सेफ हो चुका है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जनवरी 2026 में पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि एक शख्स उदयपुर के कॉलेज के पास इल्लीगल वेपन बेचने आने वाला है। पुलिस ने वहां जाल बिछाया और राहुल को एक देसी गन के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में एक पुराने कांस्टेबल ने राहुल का चेहरा देखा तो उसे याद आया कि 4 साल पहले एक महिला के मिसिंग केस में ये शख्स स्टेशन आया था। कांस्टेबल ने पूछा कि तुम्हारे साथ जो भानुप्रिया थी वो कहाँ है? भानुप्रिया का नाम सुनते ही राहुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने जब शक्ति से पूछा कि राहुल टूट गया और उसने 4 साल पुराने ये खौफनाक सच उगल दिया। पुलिस तुरंत उस जंगल में गई जहां उन्होंने सबूत जलाया था। फोरेंसिक टीम ने पूरे इलाके को छाना पर उन्हें पहले कुछ नहीं मिला। राहुल को लग रहा था कि बिना सबूत के वो बच जाएगा, इसलिए वो कोर्ट में जाकर पलट गया और कहा कि पुलिस ने मुझे झूठे गन केस में फंसाया है और दबाव बनाकर ये बयान ले लिया है। लेकिन फोरेंसिक साइंस के सामने उसकी होशियारी नहीं चली। पुलिस को उस कमरे के फर्श से और जली हुई जगह के पास ह्यूमन स्केलेटन के सैंपल्स मिल गए जो भानुप्रिया के परिवार से मैच हो गए।
साथ ही उस जली हुई जगह से कुछ सैंपल्स भी हाथ लग गए। इस तरह पुलिस ने इस पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया। हाउस ओनर सत्यनारायण को भी सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। राहुल ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई कि जब वो शरीर को जला रहा था तो वो वहाँ खड़ा होकर मंत्र पढ़ रहा था ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सोचिए वो किस दिमाग के हालत में था। दोस्तों, इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि इंटरनेट का नॉलेज का इस्तेमाल अगर सही चीज़ के लिए किया जाए तो समाज का भला होता है, पर अगर कोई सोचे कि वो क्राइम शोज देखकर एक परफेक्ट प्लान बना लेगा तो वो गलत है। आप चाहें जितनी भी होशियारी से सबूत मिटाने की कोशिश करें, आपका बेदखल किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। इसलिए हमेशा सही राह पर चलिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।